तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भेड़ की दुम्बा नस्ल पालकर कमाएं अधिक आय। गन्ने की उन्नत तकनीक से खेती करके लें अधिक पैदावार। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के अलावा पशुपालन भी एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर आपको पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभान्वित भी होते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपके लिए जानकारी लाए हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में। इस नस्ल की मांग बहुत रहती है, इसे पालकर आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो भेड़ की दुम्बा नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका पालन आप किस प्रकार से करें, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचानकर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों में सींग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। किसान भाइयों, मिडिल ईस्ट की दुम्बा के लिए राजस्थान का मौसम बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है।
किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रूपए, तो वहीं मादा 70,000 रूपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रूपए में बिकते हैं। इसकी मांग ईद उल अजहा पर बाजार में बहुत होती है। उस समय किसान भाइयों को इसका अच्छा भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की दुम्बा नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। था राज्य में बिना टिकट दिए यात्रियों को सफर और कंडक्टरों की सख्ती के बाद अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया गया, जो कि उनके परफॉर्मेंस में भी अब दिख रहा है। जोधपुर में शीतलाष्टमी पर इस बार स्टार्टअप्स की धूम रही। स्टार्टअप्स भी फूड स्टॉल के हैं। करौली के सड़क निर्माण का काम कछुआ चाल से हो रहा है। पिछले बजट में हिंडौन रेलवे ओवरब्रिज से कोतवाली थाने तक 19 करोड़ रुपए की सीमेंट सड़क निर्माण की घोषणा थी, लेकिन 25% काम भी नहीं हुआ। कोटा के बरड़ा बस्ती में पड़ोसियों के बीच आपसी कहासुनी में एक 24 वर्षीय युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में गन्ने की खेती उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और किसान गन्ने की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं। तो जो किसान गन्ने की खेती करने जा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे गन्ने की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें, ताकि आपको गन्ने की फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें गन्ने की उन्नत तकनीक से बुआई, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम से। कालीन गन्ने का बुआई का जो है बहुत ही उचित समय है। फरवरी मार्च में अगर हम बुआई कर देते तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा जो ये बिहार की कंडीशन में, इस कंडीशन में अभी हम लोगों ने 2 प्रभेद लगाया है। जो CO LK करके है 94-184 है, और ये इसका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है। लगभग 78 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 80 टन मतलब 2.5 एकड़ में वो उपज इससे प्राप्त हो सकती है। और इस प्रभेद का ये विशेषता है कि वाटर लॉगिंग के जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है ना। इसमें आराम से 11-12% हमारा शुगर का रिकवरी भी मिल जाता है। दूसरी वैरायटी CO0118 हम लोग अभी लगा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये चीविंग पर्पस के लिए, मतलब गन्ना चूसने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका भी उत्पादकता बहुत अच्छा है। इसको भी 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें भी हम लोग उपज प्राप्त कर सकते हैं, और इसका रिकवरी भी हमको अच्छा मिल जाता है 12-13% के आसपास। तो ये 2 गन्ना अभी इधर तो इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियली जो है संस्थित किया गया है, जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और इसका जो है प्लांटिंग
प्लांटिंग मटेरियल जो है मोतीपुर में भी उपलब्ध है, और पूसा जो वहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे उपलब्ध है, और अगले साल से हम लोग भी यहाँ भी जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में भी इसका हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होगा। और ये बात करते हैं कि कितना हमको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, तो ये 3 आँख वाला जो टुकड़ा होता है लगभग 40 से 50 हज़ार जो है टुकड़ा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और हम देखें कि अगर पूरे गन्ने का कितना वजन होना चाहिए 1 हेक्टेयर प्लांटिंग करने के लिए, तो ये 60 से 70 कुंटल जो गन्ना होता है वो 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर के लिए जो है वो प्लांटिंग मटेरियल उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा इतने में। तो एक हम गहरी जुताई अगर कर सकते हैं तो गहरी जुताई कर दें और थोड़ा 2-4-6 दिन उसको छोड़ देंगे। इसके बाद कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करने के बाद हम पाटा लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो फरो ओपनर आता है, तो उसको हम जो है सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा गन्ने का बुआई करना है तो हम 60 सेंटीमीटर पर भी अनुशंसित है, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर पर है। अगर हम ये गन्ना बहुत देर से लगाएंगे, जैसे अप्रैल मई में लगाएंगे, तो हमारा जो कतार से कतार के बीच की दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। और अभी अगर हम फरवरी में लगा देंगे, अभी हम जो लगा रहे हैं उसके लिए हम लोग 90 सेंटीमीटर रखे हुए हैं। और अगर थोड़ा हम मार्च में लगाएंगे तो थोड़ा स्पेसिंग और 90 से घटाना पड़ेगा, 75 सेंटीमीटर पे लाना पड़ेगा। तो वो देखना है कि हमारा जो कतार से कतार की दूरी होगी वो समय पर निर्भर करती है। गन्ने का जो बुआई जो करेंगे और वो बीज जो लेंगे वो हमारा जो है बीज जो है वो पहली फसल से होना चाहिए ना। जैसे अभी इसमें हम बुआई कर रहे हैं, इसकी जब पहली बार कटाई होगी वो जो है गन्ने का प्लांटिंग मटेरियल जो है बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और पेड़ी से हमको बीज नहीं लेना चाहिए। जो कटाई के बाद फिर गन्ना होता है उसके बाद अगले साल उससे हमको बीज नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों, आपको जिन गन्ने की फसल से बीज यानी बुआई के लिए गन्ने के टुकड़े लेने हैं, उस फसल की कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई करके प्रति हेक्टेयर में 10 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से गन्ने के टुकड़ों में जमाव अच्छा होता है। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा गन्ने का पौधा स्वस्थ हो, उसमें रोग ना लगा हो। और एक खासकर इस एरिया में बीमारी आती है लाल सड़न रोग, तो जैसे भी उस कोई प्लांटिंग मटेरियल में वो है तो उसको हम नहीं बोएंगे। और वो बीज को हम उपचारित करके एग्लॉल या एरेटान सॉल्यूशन होता है उससे उपचारित करके बोएंगे। अगर वो मार्केट में नहीं मिलता है तो बाविस्टीन हर एक मार्केट में उपलब्ध होता है, और वो लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके गन्ने के जो हम टुकड़े को काटते हैं उस टुकड़े को उसमें डिप कर लेंगे दोनों साइड से, तो कोई उस तरह की बीमारी नहीं आएगी। इस तरह से हम बीमारी से भी बच सकते हैं। और हम देखें तो ये भी जो हमारा आप देख रहे हैं ये बुआई हो रही है, कतार से कतार की दूरी हमारा जो है 90 सेंटीमीटर है ना, और आँख से आँख मिलाकर हम बुआई कर रहे हैं। इस फसल में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिसको श्रमिकों से निकलवाने में अधिक खर्चा आता है। इसलिए जमाव के बाद ही खरपतवार को नष्ट करने वाली दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे खेत का इतिहास पता होगा कि हमारे इस खेत में खरपतवार ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो हमारा 2,4-D का भी हम स्प्रे कर सकते हैं 40-50 दिन पे ना, तो उससे हमारे चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार चले जाएंगे। और यदि जो है दूसरी तरह के भी खरपतवार हैं तो इसमें अट्राजीन या सीमाजीन जो है 1 से 2 किलोग्राम जो है अवयव जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी अनुशंसित है, तो उसको भी हम लोग जो है इसमें व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे देखें कि खाद अभी हमको कैसे डालना है, उर्वरक कैसे इसमें डालना है, तभी हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है अभी जैसे गन्ने के लिए 150 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम जो है हमको पोटेशियम देना होता है। इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए यूरिया 340 किलोग्राम, डीएपी 145 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 102 किलोग्राम की जरूरत होती है। इसमें से बुआई के समय यूरिया की 75 किलोग्राम और डीएपी म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा फसल को दें। जब हमारा गन्ने में कल्ला निकलने का जो समय होता है वो 40-50 दिन से लेकर लगभग 100 दिन के आसपास में होता है, तो इस बीच में हम जो है 50 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको देना है 50 से 60 किलोग्राम के आसपास में।
तो उसको हम जो है जब वानस्पतिक वृद्धि होती है, हमको लगता है कि ये जुलाई में जो है ये वानस्पतिक वृद्धि पे रहेगा अच्छा से, तो उस समय ये नाइट्रोजन की मात्रा दे करके जो है हम इस तरह से उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। आज खेती से एक्स्ट्रा फायदा लेने के लिए किसान कई तरीके अपना रहे हैं। गन्ना में भी इंटरक्रॉपिंग करके किसान अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। गन्ना की 2 लाइनों के बीच काफी जगह होती है, जिसमें इस समय सब्जियों के अलावा उड़द और मूंग की फसलें ले सकते हैं। और रही बात की इसमें अभी हम देख लें तो हमारे गन्ने के खेती में जो है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम लोग अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, तो अभी हम गर्मी का जितना भी सब्जी होता है, चाहे लौकी हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे करेला हो या नेनुआ हो, जो भी सब्जी होती है, भिंडी भी ना, या उड़द या मूंग, इन सब का जो है हमारा इन गन्ना की 2 कतारों के बीच में हम बहुत आराम से इसका जो है अंतर्वर्ती फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा गन्ना का उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम गन्ना का उत्पादन प्राप्त करेंगे वो ऐसे ही इसमें आराम से मिल जाएगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो है प्रतापगढ़ में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.5 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और लूट की रकम बरामद की। रोडवेज की बस ने महिला को कुचल दिया, महिला की दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस नेता सूरमल परमार की ओर से दोवड़ा हवाई पट्टी पर होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के साहनीपाड़ा में मंगलवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पियर पक्ष ने ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इसके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 38 से 39% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 16 से 18% रहने का अनुमान है। हवा की गति 9 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने का अनुमान है। आगामी 3 दिन बादल छाए रहने व थंडर स्टॉर्म के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। किसान भाई रबी की कटी हुई फसलों एवं उत्पाद को सुरक्षित स्थान पर रखें। अधिक तापमान के कारण रबी फसलों की जल मांग बढ़ सकती है, अतः फसलों की क्रांतिक अवस्था के अनुसार सिंचाई की व्यवस्था करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में छठी सिंचाई दाना पकते समय बुआई के 105 से 110 दिन बाद करें। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में 5वीं सिंचाई चौथी सिंचाई के 14 से 21 दिन बाद करें। तापमान में अचानक वृद्धि की स्थिति में टर्मिनल हीट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बाली निकलने की अवस्था पर 0.2% पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव नुकसान को कम कर सकता है। देरी से बोई गई चना की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 200 मिली या एम्मामेक्टिन बेंजोएट
100 ग्राम प्रति हेक्टेयर पानी के साथ छिड़काव करें। सरसों में फलियों को झड़ने से बचाने के लिए फसल की कटाई शारीरिक परिपक्वता के आधार पर करें। देरी से बोई गई मेथी की फसल में सिंचाई करें। समय से बोई गई मेथी की फसल में फलियों को बिखरने से बचाने के लिए फसल की समय से कटाई करें। उद्यानिक फसलों में समय पर सिंचाई करें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के उपाय करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवाएं एवं पेट में कीड़ों की दवाई नियमित दें। पशुओं को अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हाड़ौता, जिला जयपुर के कृषक कजोड़ मल ने। इनकी मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है या इसके समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कजोड़ मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बंधु, आज खास करके मटर में लगने वाले चूर्णील आस्था रोग, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उस रोग को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे, या कह सकते हैं कि बीमारी या कीड़ा का प्रकोप जो भी होगा उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे उसको रोकथाम करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो खासकर देखा गया है, अभी जो मौसम चल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा देखा जाता है कि रात का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री से कम, दिन का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना ज़्यादा होता है। खास करके देखा गया है मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह रोग वास्तव में एक प्रकार के फफूंद, इरेसिफी पोलिगोनी एक फफूंद का नाम है, उसी फफूंद के द्वारा यह बीमारी फैलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, भुभुतिया रोग लगभग हर मटर की खेती में लगता है। इस रोग से पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं और बाद में तनों और फली पर भी इसका असर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद चूर्ण धब्बे बनते हैं। पहले धब्बे छोटी छोटी रंगहीन कलंक या चित्तियों के रूप में बनते हैं, लेकिन बाद में इनके चारों ओर चूर्ण फैल जाता है। रोगी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम और हल्की लगती है। ये बीमारी का लक्षण जनरली पत्ती पर, तने पर, उसके टेंड्रिल पर या कह सकते हैं मटर पर जो छीमी बनता है उस पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है खास करके सबसे पहले पत्ती पे वो वाइट सफ़ेद, जैसा कि नाम इसका है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर के समान पत्ती पे इसके छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे वो टेंड्रिल में या कह सकते धीरे धीरे उसके तना में वो धीरे धीरे फैलते हैं। और जब फूल या फल बनने की अवस्था आती है या छीमी बनने का अवस्था आता है, उस समय भी इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। तो वो उसमें भी वो सफ़ेद पाउडर नुमा होता है, जिसके कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप दाना ठीक से बन नहीं पाता है। अंत में कह सकते हैं कि किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 वर्ष तक मटर की फसल नहीं करनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए। तो इसके लिए किसान बंधु सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब भी पत्ती में ही लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत या कह सकते यथाशीघ्र आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं खास करके सल्फेक्स, सल्फर डस्ट का छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा और भी है, बहुत ही कारगर दवाई है, इसको हम लोग बोलते हैं केराथेन। 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस बीमारी से आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है। तीसरा, कुछ रोग रोधी किस्म है, जैसे उदाहरण के तौर पर रचना
या कह सकते हैं अर्का हर्षित, ये सब कुछ किस्में हैं। ये किस्म को यदि लगाएंगे निश्चित रूप से कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत पे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088